शुक्रिया। मेरा नाम अगर आपको याद ना हो तो फिर से मैं बोल देता हूँ। मेरा नाम सच्चिदानंद सिन्हा है और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी का भी नाम सिन्हा था, तो इसलिए थोड़ा सा बगावती आदत मेरी बहुत पहले शुरू हो गई। तो आइडेंटिटी से पहली जो मेरा इत्तेफाक होता है वो ये होता है कि भाई मैं अपने पिताजी की आइडेंटिटी के साथ कैसे जीऊँ। तो सबसे पहले तो मैंने पिताजी की आइडेंटिटी ख़त्म करी, सरनेम हटा दिया। आज मैं जो आपके सामने बातें रखने वाला हूँ ये थोड़ा बहुत एनेक्डोटल होगा, थोड़ा मेरे अपने तजुर्बे होंगे इस शहर में या इन गलियों में जहाँ बैठे हैं, और बहुत कुछ होगा जो कि आज के जो हालात हैं और जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे हम इन सारी चीज़ों को कैसे जोड़ के देख सकते हैं। तो थोड़ा हम पहले जाते हैं, आज से 50-55 साल पहले, अराउंड 1965-66, जब ये आइडिया बनना शुरू हो गया था कि एक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो कि वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव रहा है दुनिया को देखने का उससे अलग हो, और वो इंडिजिनस का ऐसा कोई उनके जहन में नहीं था, लेकिन जो हमारे समाज से जो सवाल उठ रहे हैं उन पे तवज्जो दे सके, वैसा करिकुलम भी हो। और इसकी इत्तेफाक से आप देखेंगे कि इतनी बहस एक यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो मसौदे तैयार किए गए और उसका जो बहस चला है वो पार्लियामेंट में 1966 ऑनवर्ड्स आपको लगातार देखने को मिलता है। अगर आप उसके डिबेट को पढ़ें, और वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं सारे डिबेट्स, तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा के प्रति या एजुकेशन के प्रति उस समय 60s में लोगों की सोच क्या थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम शायद अभी भी वो स्पिरिट था जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का भारत को एक नए सिरे से निर्माण करना। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत के निर्माण में या देश के निर्माण में जो सबसे बड़ी ताकत जो इमर्ज करके हमने देखी वो ये है कि हम किसी एक क्षेत्र या एक भाषा या एक आइडेंटिटी के सहारे हमने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की थी, हमने सबों को समावेश किया था, और यही हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत थी। और इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अपनाया गया। आज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो इस फेडरल स्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर देना चाहती है। चलिए, ये तो शुरुआती बातें हमने की, लेकिन सबसे पहली बात जो आप लोगों ने मसौदा रखा है हमारे सामने वो ये है कि यूनिवर्सिटी एज ए स्पेस जहाँ पे हम लर्न कर सके, अनलर्न कर सके। और हमें पता है, और आप सबों को शायद इसका तजुर्बा भी है, कि किसी चीज़ को नए सिरे से समझने के लिए हमको पुरानी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अनलर्न करने की प्रोसेस है। ये अनलर्न करने का जो प्रोसेस है कहीं बीच में किसी वक्त पे, पता नहीं ये 70s में हुआ या 80s में हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गुजर जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है ये मिड 80s की बात है जब हमने ये दोनों बातें करना शुरू किया कि हमको साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो जिसको कहते हैं कर्मकांड भी चाहिए। I mean, I'll be very blunt about it. If you have questions, you are absolutely free to ask questions. और इसीलिए हम जब कोई काम करते हैं तो हम वो नारियल भी फोड़ते हैं और नींबू भी लगा देते हैं। तो ये जो डिस्कॉर्डेंस है बिटवीन फेथ एंड साइंस,
ये बेसिक है, मैं तो कहूंगा कि ये फंडामेंटल है. द टू कैन नॉट गो टुगेदर. If you want to do science, if you want to be a rational being, there is something which you call faith. You have belief in it. Keep it to your own self. Don't try to transmit through the medium of whatever we know as education. Because education को हम जब कहते हैं तो प्रामाणिकता और सोच की बात, चिंतन के लेवल पे उसको जगह मिलनी चाहिए. मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपका विश्वास, आपको आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप खुश रहिए उसमें अगर आपको ये खुश देता है. मुझे तो जब मैंने ज़्यादा विश्वास करने की कोशिश की, मेरा अपना तजुर्बा है, थोड़ा सा भी विश्वास करने की कोशिश की तो मेरी तो खाट खड़ी हो गई. I mean, to put it very bluntly, I always had problems with this. But anyway, जब हम स्पेस की बात करते हैं, लर्न अनलर्न करने के स्पेस को क्रिएट करने की, या उसको आप जो देख रहे हैं या मैंने या मेरे बाद के लोगों ने जो देखा जेएनयू के अंदर, क्योंकि जेएनयू एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे कुछ कोशिशें की गई और उसका नतीजा बहुत बढ़िया सामने आया. तो ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी लर्निंग अनलर्निंग के प्रोसेस में, वो हमें नज़र आता है कि जेएनयू के बनाने वाले या जो इनिशियल जो फाउंडिंग फादर्स थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस सेंटर से मेरा संबंध रहा है एज ए स्टूडेंट एज वेल एज अ फैकल्टी फॉर नियरली अबाउट 4 decades, तो उसमें प्रोफेसर मुनीस रज़ा का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन के आता है, क्योंकि ही वॉज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एट दैट टाइम व्हेन द यूनिवर्सिटी वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, व्हेन द करिकुलर प्रोग्राम्स वर being conceived. Fortunately, अभी इस पिछले 1.5 साल से मैं उनके जितनी भी राइटिंग्स हैं उस पर भी काम कर रहा हूँ. We want to bring it out as a collection of whatever that he wrote, particularly his articles, about 72 of them we were in a position to locate, क्योंकि सब इधर उधर फैले हुए हैं और आप में से कोई पढ़ता नहीं, ज्योग्राफी में भी कोई उसे नहीं पढ़ता, कहीं रिकमेंडेड टेक्स्ट नहीं है. तो हमने सोचा कि उस चिंतन को छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए. तो अभी आज दिसंबर के महीने में वो किताब भी शायद मार्केट में आ जाएगी, और ये 100वां साल भी है उनके जन्म का. तो दैट्स हाउ वी प्लान टू आल्सो प्रपोज, वी प्रपोज टू हैव 1 day meeting on the campus, because this is the campus which was created by him, so it would be a fitting tribute to him if we hold it on this campus. So that was just a side remark. जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हमको 2 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा. एक जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ये है कि जो लोग इस यूनिवर्सिटी में एज टीचर्स बन के आए या एडमिनिस्ट्रेटर्स बन के आए, वो सभी पुराने एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे. और वो एजुकेशन सिस्टम जो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स रेगुलेशन से चलती थी. ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं. उस समय ऐसा भी सोच नहीं था कि, हालांकि बहुत सारे नए शिक्षण संस्थान में बन रही थी, IITs, IIMs बन रहे थे, उनमें हॉस्टलों का प्रोविज़न हो रहा था. लोगों के अंदर ये समझ थी कि बिना हॉस्टल के शायद हम हायर एजुकेशन में बहुत कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे. लेकिन तब भी हम देखते हैं कि तमाम, आज भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जेएनयू एकमात्र वो विश्वविद्यालय का जहाँ पे 90% बच्चे यहीं पे रहते हैं, और तमाम सारे विश्वविद्यालयों में ऐसी स्थिति है नहीं. एक बहुत बड़ा तबका शहर के या आसपास के इलाकों से आता है, छात्रों का तबका,
आधा समय उनका ट्रैवल में गुजर जाता है। We'll come to that a little later, how a space has to be created for learning and unlearning. तो ये तमाम सारे जो लोग थे वो चाहते तो थे कोई ऐसा सिस्टम इजाद करें हम, उनके पास कोई एक सक्सेसफुल मॉडल था नहीं। तो वो मॉडल यहाँ पे शुरू होता है, और ये बिना ऑपोजिशन के नहीं शुरू हुआ। काफ़ी सारी जो आप जो अभी व्यवस्था देख रहे हैं उसमें से आधे तो शायद अब ख़त्म हो गए, ख़ास करके जो लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं उनको पता होगा। 3 साल से मेरा सरोकार कम हो गया है JNU से, तो मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो गिरावट की जो स्थिति थी, और मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि गिरावट शुरू हो चुकी थी, और ये गिरावट मेरे ख्याल से 2016-17 के लगभग, जब एजिटेशन मतलब जब JNU पे अटैक होता है बाय दी व्हाटएवर फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द कैंपस एंड विद इन द कैंपस, तो वो जो सोच था वो क्या था। उसका जो दूसरा पहलू था वो ये था, या तो तुम बोलो या तो मैं बोलूं तो उसका जो दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमने ये देखा, हमारे उन लोगों ने सोचा जो फाउंडिंग फादर्स थे, कि यूनिवर्सिटीज हैव बेसिकली बिकम एग्जामिनेशन organizing places, where university means, you are thinking about the examination dates, holding examination, evaluating the scripts and declaring results. बाकी चीजें सब इससे सेकेंडरी थी। तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन जो था और एग्जामिनेशन का जो फियर था बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैं आप सभी जब हम किसी कोर्स में दाखिला लेते हैं तो देखते हैं कि भाई कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी निकाल के देख लेते हैं कि पिछले साल जो है ना 5, 6, 10 सवाल जो आ गए, इस साल उसको दफा करते हैं अपने करिकुलम से। तो वही कुछ एटीट्यूड हमारे शिक्षकों का भी हो जाता है, ये तो पिछले साल आ गया है। और साथ ही साथ अब बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, चूँकि कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ कम होती हैं, तो वो ट्यूशन्स करते हैं या कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, वहाँ भी कमो बेश सोचने समझने का तरीका वही है, ये पिछले साल आ गया, इसका इम्तहान ऐसे दे देना। तो ये एग्जामिनेशन वॉज द रियल कल्प्रिट, एंड आई थिंक एग्जामिनेशन कंटिन्यूज टू बी द रियल कल्प्रिट ऑफ whatever that we understand by excellence in education। वो हमको एग्जामिनेशन का जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, चूँकि वही अंत है और उससे पहले की जो पूरी व्यवस्था है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसलिए हमको उस शिकंजे से निकलना इम्पॉसिबल लगता है। ये पहली समझ जो थी यहाँ के जो फाउंडिंग फादर्स ने किया कि हम इस एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग को ख़त्म करेंगे। वो लर्निंग नहीं, वो एग्जामिनेशन पास करने का तरीका है। What would then comprise learning? And that is where, I think there was something, that was innovated here on the campus. I don't say it was primarily JNU was the first institution in India, but yes, there were such experiments being done elsewhere in the world. We brought in some of those experiments and we started a kind of a system where our credit value is divided into what we call the sessionals and the end semester examination. Where the end semester examination, whenever it is held, would invariably happen after, say, 2 or 3 days of the last class that you may have attended. There is absolutely no break between the two. So it's a continuous process of evaluation.
So what we really adopted way back in 1969, and 71 was the first batch when JNU started master's and MPhil programs and research programs. So it was called continuous evaluation, comprehensive continuous evaluation, CCE, which was adopted by the government of India. It was recommended by the government of India for school education. It failed. It failed miserably. And a greater amount of the most important opposition came from the teachers. And I should be blaming myself because, I belong to that community which was not prepared to carry out any kind of a comprehensive evaluation throughout the semester or a year. So what is really happening? We started with this and we allowed every center and every school to develop its own program the way they wanted, creating a space for each and every individual in a manner which is truly democratic and decentralized. So there was absolutely nothing coming from above. You can take a look at the curricular structure of JNU in 1969-73, because 73, why I'm saying this? Because 73 you have the first publication of the JNU curricular program, and you compare it with any other university, you'll find that the program or the nature of the curriculum, a curricular structure varies, and it varies significantly. Not simply because we started thinking that masters should be the entry point, and at this entry point we should try to address areas which are frontier areas of knowledge, because that is what masters should be all about. So that was the whole concern at that particular point of time. I think I'm audible, no? I'm audible? Okay. थिएटर वाला आदमी हूँ मैं, तो 200 लोगों 400 लोगों तक आवाज पहुंचा सकता हूँ, लेकिन ये चल भी रहा है भाईजान? हाँ? अच्छा, वो नहीं है, ठीक है, आवाज एम्पलीफायर करने वाला आ जाएगा जब भी आ जाए। तो कहाँ थे हम? जी हाँ, करिकुलर स्ट्रक्चर। तो उस करिकुलर स्ट्रक्चर में आप, जैसे मैंने कहा कि क्या हम फ्रंटियर एरियाज की बात कर रहे हैं। हमारे जो स्कूल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो जिसको दूसरे जगहों पे फैकल्टी कहते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, हम थोड़ा सा उससे हटे और बहुत सिग्निफिकेंटली हटते चले गए, और ये एक अच्छा इनोवेशन था दोनों तरफ से, एप्लीकेशन के तौर पे भी और चिंतन के लेवल पे भी, थिंकिंग के, थियोरी के लेवल पे भी। हमने सोचा कि भैया एक मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, और वही वो तरीका है जिससे कि हम फ्रंटियर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहां पे ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स वाला जो है वो सोशियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बात करे, और वो तो यूं चाय की दुकान पे तो बैठ के बात कर सकता है, जैसे आप गंगा ढाबा पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आजकल कम करते हैं, तो आप अपना स्पेस खो रहे हैं। गंगा ढाबा पे थोड़ा वक्त गुजारा करें, ज़रा दोस्तों से भी बात किया करें, लड़े ही सही लेकिन थोड़ा गुफ्तगू करें, ये ज़रूरी है। तो ये गुफ्तगू का जो सिलसिला है, बातचीत का जो सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू होगा? तो मेरे ख्याल से हमने कंसीव किया एक इस तरह का स्ट्रक्चर फैकल्टी का, जिसको हमने स्कूल कहा, और उसके अंदर हमने सेंटर्स बनाए। हिस्ट्री के सेंटर में 2 आर्कियोलॉजिस्ट है, 1 एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, 1 हिस्टोरियन है या 10 हिस्टोरियन है, 1 स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम करता है, 1 बंदा जो है जो माइथोलॉजी पे काम करता है। सबको जगह मिलनी शुरू होती है। तो हिस्ट्री एक ट्रेडिशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज नहीं होता, उसके अंदर ये तमाम सारे लोग होते हैं जो फिर एक दूसरे से बातचीत करके समझना शुरू करते हैं।
जिस सेंटर में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, 18 साल का आया था, 65 साल की उम्र में वहाँ से निकला, तो इन गलियों से मेरा बड़ा वास्ता रहा है। तब जबकि गलियाँ बहुत संकरी थीं और गलियों में एक दूसरे के से कंधा रगड़ता ही था, और वही वो दौर था जिसमें कि हम लोगों ने वो स्पेस क्रिएट किया। तो ये तो टीचरों ने क्रिएट किया ना कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी, CSRD में एक मेरीन जियोलॉजिस्ट काम कर रहा है, CSRD में 2 डेमोग्राफर काम कर रहे हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट काम कर रहा है ना, एक अर्थ साइंसेस का बंदी काम कर रही है, एक आधे दर्जन इकोनॉमिस्ट काम कर रहे होते, और ये तमाम सारे लोग ज्योग्राफी में हम प्रोग्राम दे रहे हैं मास्टर्स का, और सबका फोकस कहाँ है कि हम ज्योग्राफी को सेंटर में रखते हुए कैसे नए नए कोर्सेज कंसीव करें जिसमें कि हर कोई शामिल हो। आप देखिए, जो पहला एग्रीकल्चरल ग्रोथ की जो स्टडी हुई 61 to 63 के डेटा पे, 71 to 73 के डेटा पे, 81 to 83 के डेटा पे, 91 to 93 के डेटा पे, मतलब 3 इयर्स का लगातार ये 5 दशक तक ये काम चलता रहा। और इसके कर्ता धर्ता कौन थे? इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर GS भल्ला। और आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एग्रीकल्चर के साथ क्या हो रहा है, लैंड के साथ क्या हो रहा है, वाटर के साथ क्या हो रहा है, मॉडर्न इनपुट के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का क्या, तो वो कैसे नजर आता है? वो इसलिए नजर आया क्योंकि प्रोफेसर भल्ला को प्रोफेसर मुनीस रजा ने कहा ये है हिंदुस्तान का नक्शा, ये पंजाब नहीं है, पंजाब से कहीं बड़ा हिंदुस्तान। जरा से हिंदुस्तान के नक्शे पे जिलों को देखो, कौन है, कहाँ पे कौन सा जिला है। यहीं पे काला हांडी भी है, यहीं पे पलामू भी है, यहीं पे मुख्तलिफ और भी ज़िले हैं, दक्षिण का ज़िला है। तो ये तो हुआ कि जब हमने चीज़ों को एक, जो हम कहते हैं आजकल मल्टीडिसिप्लिनरी की जो बात करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। मुझे ही बहुत दिक्कत हुई थी स्टैटिस्टिक्स जब, क्योंकि मैं तो बिहार के एक छोटे से कस्बे का, उससे बड़ा शहर मैंने कभी नहीं देखा था। छोटा सा कस्बा वही मेरे लिए मेरी दुनिया थी। और जब दिल्ली आया तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बस का नंबर कहाँ पड़ते हैं। मतलब आप लोगों को ये तो तजुर्बा नहीं होगा, क्योंकि मेरे शहर में बस का नंबर का मतलब था बस का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप स्टेशन पे जाएंगे या बस अड्डे पे जाएंगे तो कहेंगे भाई इतने नंबर की बस में बैठ जा, है ना। अब दिल्ली में आए तो क्या 615 नंबर की बस में बैठ जा। मैं नीचे 615 ढूंढ रहा हूँ, वो तो ऊपर दिखे ही नहीं कभी। तो 2 घंटे एक ही स्टैंड पे खड़ा रहा। तो इतना बेवकूफ़ था, इतना छोटे शहर से हमारा कोई दिल्ली जैसे शहर का आइडिया नहीं था। तो यहाँ भूलना काफ़ी है। और इस भटकाव के भी परिवेश में जब हम वहाँ से यहाँ आए और इम्तहान पास करके और पूरे यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन लेके यहाँ पे आते हैं, जो पहला टेस्ट होता है उसमें नीचे से दूसरा नंबर होता है 40 लोगों के बीच, तो उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े तीसमार खां हैं। तो ये तो तजुर्बा था कि खुद को समझना और साथ ही साथ अपने टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। पहले जगह देखी मैंने जहाँ पे यू कुड वॉक इनटू टीचर्स रूम एट any point of time. You can sit with them, you can share a cup of tea, maybe he will or she will treat you with a cup of tea. In fact, to the extent that if you, some of you may not like it, but during the time that I came, if somebody wanted to smoke in the class, one was permitted to smoke in the class. The idea was not to stop you from learning. It's a question of moral, it's a moral question whether you'd like to or you don't want to.
or when whether you would like to have a cup of tea while you are writing your examination, or whether your teacher comes and says, okay, this is the examination, 3 hours, I'll come at this time and I'll collect the answer scripts, and you keep writing and the teacher doesn't turn up to collect the answer script, and you don't know what to do, so you say, okay, यार थोड़ा और समय मिला और लिखते हैं, है ना। तो ऐसा भी तजुर्बा है कि एक बार हम करीबन 7.5 घंटे तक लिखते रहे। आप देखिए, the point was not that he was, I mean, don't mind my comment when he came, he said, okay, I'm not a trader who would weigh your answer script on a तराजू, है ना। आपने जितना लिखा है उसी के हिसाब से, आपके वॉल्यूम कितना आपने लिखा है उससे नंबर नहीं मिलने वाला। कोई सब्सटैंटिव बात मिली हो तो, और ये कहाँ मौका मिले कि आप अपना सेशनल्स करें, सेशनल से इवैल्यूएशन करके आपको मिल जाता है, फिर आप टीचर के पास जा सकते हैं, आप अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है, या आप दूसरों के मुकाबले देखते हैं मुझे B+ क्यों, उसको A- क्यों। तो ये जो सिलसिला था लोगों से जुड़ने का, समझने का, ये अपने आप में एक स्पेस क्रिएट करता चला गया। और इस स्पेस को क्रिएट करने के बाद जो हमने देखा कि भाई हम क्या लर्न कर रहे हैं, क्या अनलर्न कर रहे हैं, वो एक इस तरह से हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला गया कि अगर कुछ छूट रहा है तो हमें ज़्यादा गम नहीं होता था, क्योंकि रोज़ हम बहुत कुछ पा रहे थे। तो वो छूटना और पाना, ये एक सिलसिला जो था वो बिल्कुल एक ऐसा गहरा संबंध बनाता है जहाँ पे केवल सेशनल्स ही नहीं है, जहाँ पे केवल टर्म पेपर लिखना ही नहीं है, जहाँ पे आपको रीसेंट एविडेंसेस के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको आज के मिसाइल पे अपने टर्म पेपर को डेवलप करने की पूरी आज़ादी होती है। और उसके साथ ही साथ ये भी है कि आप अगर किसी विचार से सहमत नहीं हैं तो आप अपने खुद विचार से उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस एविडेंसेस होने चाहिए, स्टडीज़ होनी चाहिए जिस पे आप इन सारी बातों को लिख सकें। और वो तजुर्बा जो कि शायद मेरे ख्याल से आप सभी अब अप्रिशिएट करते होंगे, क्योंकि आपने कुछ साल यहाँ पे गुजार लिए हैं। वो लोग जो कि अभी आए हैं शायद उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो रही होंगी, लेकिन जब टर्म पेपर प्रेजेंटेशंस होता है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसने कभी खड़े होके 10 लोगों के सामने बोला नहीं होगा, वो जब अपने पेपर को डिफेंड करता है या करती है तो उसका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और ये कोई कॉन्फिडेंस आपसे लेके नहीं जा सकता। दिस इज समथिंग दैट विल स्टे विथ यू, nobody can take it away, whether you get one grade or the another, but it adds to your personality. This is the kind of learning process which covered, during my time, a teacher could cover the entire syllabus through these practices and have no end semester examination. और आज क्या हो गया है? आज जो है व्यवस्था हमको कहती है these are the dates when you will have mid term. अब मिड टर्म में क्या होता है? आप लिखने की बात छोड़िए, टीचर जो है आपको एमसीक्यू पकड़ा देते हैं। आपको पता नहीं कितना आपका अपना का तजुर्बा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे यहाँ पे जेएनयू के अंदर और जेएनयू के बाहर तो सब जगह एमसीक्यू चल रहा है। तो आर वी प्रोग्रेसिंग और वी आर रिग्रेसिंग? जो हम टूटी फूटी हिंदी में, अंग्रेजी में जो कुछ लिख सकते हैं और वो बाद में हमारे पास करेक्शन के साथ वापस आ जाता है तो हम सीख लेते हैं। और ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम टीचर के पास कि वो स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट आके कहता है या कहती है कि भाई ये तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था। हम कहते भाई ठीक है, सही फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे ये नहीं सर, ये लिखना चाहिए था।
Examination is not about passing the examination and scoring something. It's about learning. Even on the last day, if you have learned the right thing, and if I have the confidence as the teacher, then I should stand up and defend your knowledge and what you have acquired. This was the freedom that was available, because this is one university where there is no department of examination. आज भी नहीं है, जिसपे कि आप पूरे के पूरे विश्वविद्यालय का आधा पैसा आप किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाइए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस एक बहुत बड़े कार में घूमते हैं, आगे पीछे संतरी घूमते हैं। यहाँ तो वाइस चांसलर के भी संतरी नहीं घूमते होंगे, हमारे समय तो नहीं घूमते थे, अब पता नहीं अब वाइस चांसलर कैसे घूमते हमने तो देखा नहीं। पिछले 7-8 साल में वाइस चांसलर को घूमते हुए नहीं देखा है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, उनको थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, मेरी तरह नहीं बनना चाहिए, उनको थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा हम आप लोगों से बात करना चाहिए, है ना। मैं आज के वाइस चांसलर किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम सारे विश्वविद्यालय जाते रहते हैं, कहीं कहीं मुझे भी बुला लेते हैं। अव्वल तो बुलाते नहीं हैं, क्योंकि मेरा नाम इतना बदनाम है कि उसमें ना बुला के उनको आनंद बहुत मिलता है, और मुझे न जाने में बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा एक और मुद्दे पे आ जाते हैं। जो दूसरा स्पेस की जो बात थी वो ये है कि आपको क्लासरूम के अंदर की बहस 25% ऑफ आवर लर्निंग, जब मेरा जो अपना अनुमान है कि हमने क्लास में टीचर्स के साथ जो बहस की और अपने बाकी के मित्रों के साथ जो बहस की, वो केवल 25% था मेरे नॉलेज का। 75% कहाँ से आया? 75% आया जबकि वहाँ से निकल के हम इनके साथ इनके चाय के दुकान पे, या लाइब्रेरी से निकल के लाइब्रेरी के चाय की दुकान पे, या ढाबे पे, या सुबह सुबह मेस में। कुछ तो ऐसे होते थे कि हमारे मेस के समय कुछ जो बैठ जाते थे और वो 7:30 बजे आके बैठ गए, एक कप प्याला पी, फिर दूसरा चाय, तब तक एक गिलास किसी ने दूध दे दिया, अगर वो हरियाणा का है तो वो 2-3 गिलास दूध भी पी जाते थे। हमारे पास तो वो एंजाइम ही नहीं था, तो हम दूध का क्या करते। तो वो चलता था और बहस चल रही है साहब वहाँ पे, अरे क्लास है, भागे, और कोई लुंगी पहने ही भाग गया क्लास में, है ना। तो लुंगी भी हमारे देश का वस्त्र है, किसी को पहनने की आज़ादी होनी चाहिए क्या? कपड़े से कोई एक तो स्पेस जहाँ पे भी आप चाहें आपने स्पेस बनाई अपनी, है ना। आप देर से पहुँचे क्लासरूम में, आप चले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप पहले बोर हो रहे हैं क्लास के लेक्चर से, उठ के जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप आज करते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे क्लास से उठ के जाते हुए लोगों को देखा है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें पढ़ाता था क्लास में, शायद कुछ लोगों को बहुत चुभ जाती थी। तो कहते थे भाई मैं एक बार रेशियल कॉम्पोजिशन पढ़ा रहा था हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक का, तो उन्होंने किसी को, मैंने कहा कि भाई हम में से ये जो प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इस पे मैं बात करने लगा। तो एक महिला खड़ी हुई, हमारी छात्रा कहीं गई, डू यू वांट टू से दैट आई एम नॉट प्योर? I said, I don't know, because you know this question itself doesn't carry any meaning, and if it carries a meaning, then can you explain? Look, I am fair, so I am an Aryan. I said, I don't know. Then I'll have to go back and search as to. वो नाराज हो गई, क्लास से चली गई, दुख हुआ कि चली गई क्लास से। लेकिन ऐसी भी स्थिति आई हैं, और इससे ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति कुछ मलाल हो हमारे जहन में, या उनके दिल में मेरे लिए कोई मलाल हो। वक्त के साथ हमने समझ एक कायम की। तो हॉस्टल पे जब हम बात कर रहे थे, हॉस्टल का जो मेस होता था, वो मेस रात में 9:30 बजे के बाद गुलजार हो जाता था, हर हॉस्टल का मेस, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे आप किसी न किसी को इनवाइट करते थे बोलने के लिए, जो आज की समस्या है। जिस समय हम आए थे यहाँ पे छात्र थे,
उस समय फॉक आइलैंड्स का कंट्रोवर्सी चल रहा था, अगर आप लोगों को कुछ पता हो, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में। एज अ जोग्राफर मुझे नहीं मालूम था कि फॉक आइलैंड्स कहाँ है, लेकिन हमारे जो कैंपस के जो चिंतक वर्ग था, वो पूरा का पूरा फॉक आइलैंड्स की पूरी कंट्रोवर्सी, हिस्ट्री और पता जेनेसिस से लेके अब तक सारी बातें और पैम्फलेट्स उस समय निकलते थे साहब कि आप उसको पढ़ लीजिए, आपकी अंग्रेजी भी सुधर जाएगी और आपको ज्ञान तो होगा ही होगा। तो हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आए थे, जिनकी अंग्रेजी वैसी थी कि हमेशा बैसाखी के सहारे चलती थी, वो बैसाखी हमको बहुत जल्दी उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस भी आ गया क्लास के अंदर, क्लास के बाहर। एक विमर्श की जो परंपरा थी वो हमेशा हमको बांधे रखती थी, चाहे वो हॉस्टल के कमरे हों जहाँ स्टडी सर्किल्स चलती थी, पॉलिटिकल स्टडी सर्किल्स भी चलती थी। कभी SF5 एक स्टडी सर्किल कर रहा है, तो कभी फ्री थिंकर्स स्टडी सर्किल कर रहा है, जो हमारे समय के जो, कभी AISF स्टडी सर्किल कर रहा है। तो ये तमाम सारे जो स्पेसेस थी, और हमको कभी किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एज लॉन्ग एज यू आर विद इन योर, आई मीन hostels were spaces where students lived. That was the understanding, in which the administration had little say, because we used to elect the hostel committee. We had representation in the inter-hall administration. I was a warden for nearly about 11 years. For 7 years I was a provost. For 4 years I was associate dean of students. And I'm very happy to say that 2 hostels, which are purely girls' hostels, were created towards the fag end of my career. Otherwise they would have been a mixed hostel. And it was done purely Shipra and Koena. It was converted from boys' hostel to girls' hostel. You will still find the urinals in Koena, which are also partly boys' hostel urinals. And that was done precisely because, I looked at the data, and CSRD में data तो होता ही है, पता नहीं आप लोग कितना समझते होंगे। तो हमने डेटा देख लिया, हमने कहा जब आप एडमिशन ले रहे हैं 55% जिसमें लड़कियां हैं, और आपके हॉस्टल का जो पूरा इंतज़ाम है उसमें 3,800 सीट्स लड़कों के हैं और 1,300 सीट्स लड़कियों के हैं, तो ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है ना, गब्बर सिंह के लैंग्वेज में। तो हमने उस नाइंसाफ़ी को कम करने के लिए 1,000 मेरे ख्याल से 1,064 सीट्स के ये 2 हॉस्टल्स, एंड दीज वेर द बॉयज वेर एब्सोल्युटली चीज्ड ऑफ विथ मी। स्लोगन लगा होगा, अच्छा लगता है कभी कभी आपके नाम पे मुर्दाबाद भी लगे, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो स्लोगन्स भी लगे, पोस्टर्स भी लगे, वी डोंट वांट एक्सटेंशन फॉर सच्चिदानंद सिन्हा, and most of these posters came from the left. The left thought I was going right. I thought I was getting into left. They didn't want to open the door for me, and because my objective was purely based on the rational principle of distribution. Where is the distributive justice? There is no distributive justice. If you are admitting children from middle classes, where is the scope for children coming from middle classes, particularly girls, to hire a kind of a facility? Spaces that I was talking about. Who created these spaces? Not administration. These spaces were created by students. They struggled to create these. It is not that it was thought and it happened. So there was a continuous engagement. That's the point which I would like to say. If you really want to create those spaces, you got to protect those spaces of discussion, debate. It should not be sanctioned by the administration, because administration is a status quoist. Because administration would like you to believe that look backwards and walk forward. You're sure to be inside the ditch because you have a greater future about which my generation of administration have no idea. And therefore, it's very important that you create your own space,
you have a say in everything that you want to do. Creating spaces and democratization. That's where I bring in this third aspect of my presentation, where there are two important aspects here. One is, this is the only university for the first time and the last time where we started selecting students through not just written examination. What we called is deprivation points. I don't know how much of that exists today. Does it exist? I have no idea. It exists. Okay, I'll come to that, how it exists, I'll come to that also. And I was associated with the index for nearly 3 decades. I created the index for regional deprivation for 81, 82, 91, 92, 2001, then based on 2011. So 4 decades. It was being done in CSRD and it was being thrown on my shoulder because you did it last time, might as well do it this time. But I think the deprivation point ideas did not come from teachers. In 1973, there was a gentleman who became the president of JNUSU, because that was the first time that, I'm forgetting his name. I have written it down somewhere because I'm doing something on the history of JNU and particularly the deprivation index. And let me also mention that it is again from CSRD and JNU that you have what you call the index which was submitted with the government of India called the diversity index, headed by Professor Amitabh Kundu, who was my teacher, who was teacher in CSRD. And that report is also available. It's 2014. You may like to take a look at it. And it's all about educational institutions and so on and so forth, people who were associated with. The idea was certainly typical of the JNU because we wanted to create a space for everybody as a national university where it's not just restricted to percentages of quota being given to SCs and STs, because these were the only positive discrimination policies that existed then. Way back in 1970s, we started an index in which we had not reservation, but deprivation points being given on the basis of social, economic, and spatial deprivation, place deprivation. अगर आप गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं तो आप चाहे अमीर माँ बाप के भी बच्चे होंगे तो आपको वो रीजनल डिप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप उसी गांव में पिछड़े जाति के हैं, जिसको वो मौका नहीं मिला या फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसको 2 या 4 नंबर और मिलेगा रीजनल डिप्रिवेशन के अलावा। इनकम अगर बहुत कम है तो अच्छा। और ये सारा इंडेक्स जो था वो हर साल हम बदलते थे बाय एग्जामिनिंग इट्स सेंसिटिविटी। जिस तरह से अगर आपको कोई जो दवा होती है, कौन सा दवा कहते हैं, पेनिसिलिन वगैरह जो दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है, फिर 5 दिन के बाद, एक कोर्स के बाद फिर डॉक्टर कहता है भाई इसकी सेंसिटिविटी ज़रा सा टेस्ट करके देखेंगे कि अब ये दवा वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम हर साल इस तरह से हर 10 जब सेंसस हो जाता था, बंधु ज़रा सा एक काली चाय लेते आना, ब्लैक टी, ही विल गेट इट फॉर मी। तो मैं कहाँ था काली चाय के पहले? हाँ, तो सेंसिटिविटी हम टेस्ट करते थे। तो आप देखेंगे हमने एक ऐसा मापदंड क्रिएट किया था जिससे कि वो इजीली अवेलेबल डेटा हो, लेकिन रीजनल और सोशल सेंसिटिविटी डेप्रिवेशन को कैप्चर करने में वो सफल हो सके। अभी सुना है कि आपने वो पैरामीटर्स जो है थोड़ा बड़ा कर दिया है, आपने 3 की जगह पे अब 6-7 पैरामीटर्स कर दिए हैं।
और अगर मैं थोड़ा सा गलत ना हूँ तो पानी तो ठीक है, खोल भी दो। हाँ, तो उसमें से 4 ऐसे इंडाइसेस हैं जिसकी सेंसिटिविटी ख़त्म है, यानी कि जिसमें वेरिएशन है ही नहीं। सेंसिटिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट मसला क्या होता है कि अगर स्पेशल वेरिएबिलिटी हो, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी हो, सोशल वेरिएबिलिटी हो, तो वो ज़्यादा आकर्षक होगा, वो ज़्यादा मायने रखेगा, और वो उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। अब मसलन कि आप कहें कि भाई ये पीने की पानी की आज अगर हम डेटा लेते हैं तो सेंसस किस तरह का डेटा देता है, या अगर सेंसस इस तरह का डेटा दे दे कि लोगों के घर में लैट्रिन है कि नहीं है, तो आपको मालूम है ना कि एनएफएचएस का रिपोर्ट 3 साल तक रोका गया था। तो सरकार तो रोक सकती है, क्योंकि सरकार वो कोई भी इस तरह का डेटा जो है, और मैं सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ या उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि क्या वो पारदर्शिता है वो कि एक एजेंसी जो सरकार की है वो डेटा कायदे से जनरेट कर सके बिना फियर के। तो ये जो सेंसिटिविटीज़ जो हमने डिप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पे कोशिश की, उसका जो एकमात्र पर्पस यही था कि हमारे छात्रों के बीच, हमारे हॉस्टलों में हमारे साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हर तबके से आएँ, हर रीजन से भी आएँ, लेकिन हर तबके से आए। और जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी जो हम लेकर आए हैं, हम सब कोई ना कोई आइडेंटिटी लेकर आए थे। अब बिहार से कोई एक लड़का आएगा तो उसका 2 तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा ज़िद्दी होता है, ये 2 दाग मिटते नहीं उसके शरीर से। एक तो कि जाति को लेके तो चलता ही है, और आगे देखता है तो आईएएस बनना है, तो ये 2 चीज़ें तो उसके साथ जकड़ के आई हुई होती है। यहाँ पे हमने देखा कि वैसे ज़िद्दी बिहारी भी रिसर्च करने चले गए उन्होंने यूपीएससी छोड़ दिया, है ना, घर से बगावत कर ली। कितना बगावत की मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ लोगों ने बगावत करने के बाद अच्छा खासा दहेज भी ले लिया। तो अब प्रॉब्लम यह है कि बगावत की थी दहेज के लिए या दहेज के बिना, तो वो एक मुद्दा रहेगा। वो थोड़ा सा वही अनलर्निंग की जो प्रोसेस है कि हम बड़े शातिर तो बन जाएंगे लेकिन दहेज भी हमको अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में मेरे ख्याल से रेपुटेशन कहीं ना कहीं उससे भी बन रही है। बिहार के समाज में तो बनता ही है, भाई फला का लड़का जो है ना 1 करोड़ लेके आ गया दहेज, और फला का लड़का जो है ना उसको 20,000 मिला। टीचरों की तो कहीं कोई उसमें गिनती नहीं होती थी, इसलिए हमने मौका देख के अपने पसंद की शादी कर ली, क्योंकि दहेज ना मिलेगा और ना शादी होगी, तो फिर कर ही लो अपना कुछ इंतज़ाम खुद ही। तो अब ये जो एक व्यवस्था थी जिसमें कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था, जिसमें कि एसएफसी आप है, आप सभी ये कार्यक्रम एसएफसी वालों ने बुलाया है, और मैं शुरू में उनको धन्यवाद मैंने नहीं दिया, लेकिन अब धन्यवाद दे रहा हूँ। एसएफसी का काम क्या था? ये इस तरह की मीटिंग तो कम करना था। उनका काम ये था कि वो हर लेवल पे फैकल्टी के साथ बातचीत करें, क्योंकि एसएफसी का कॉन्स्टिट्यूशन केवल आप इलेक्ट करते हैं 5 प्रतिनिधि, वही नहीं है, 5 प्रतिनिधि टीचरों की तरफ से भी आते हैं, और ये एक पूरा एसएफसी होता है। आई डोंट नो वेदर यू नो दोज 5 पीपल फ्रॉम योर फैकल्टी। इफ यू डू नॉट नो देन देयर इज नो एसएफसी, राइट? एंड आई कैन टेल यू बिकॉज आई वॉज एसएफसी फॉर नियरली अबाउट 6 years, यू नो। तो वो होता है ना कि जो आदमी ज़्यादा बोलता है उसी को बना दो, है। तो लालू के प्रदेश से आया हूँ तो और लालू जी के साथ जनता दल में भी था शुरू के दिनों में, तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही था। तो इसलिए वो इलेक्शन हर साल जीत जाते थे, या कोई साल इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर भी बन गए। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था उसका तरीका क्या था? बस इस छोटे से बात के बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, मुझे भी लौटना है। वो ये था कि आप केवल अपने सेंटर में फैकल्टी के सामने चेयरपर्सन के साथ जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मसलन कि साहब आपके टीचर्स ने आपको रेफरेंसेस दे दिए और आपकी लाइब्रेरी में नहीं, टीचर wants you to read those references and come back next week
ये हमारे समय में हमको अक्सर देखने को मिलता था, खास करके एक किताब है और 40 बीमार हैं तो एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। तो भाग के हम जाते थे, हमारा डाउन कैंपस में उस समय क्लास होता था, हम लंच के लिए नहीं आते थे। डाउन कैंपस यानी कि जो बेर सराय के सामने वाली जो वहाँ पे हम पढ़े, हमारी यादें वहीं की हैं, इधर तो यादें कम हैं। तो वहीं से हम फिर भागते थे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी पास में होता था। और तो हमने लाइब्रेरियन के पास हम गए, उन्होंने कहा कि आस्क योर सेंटर चेयरपर्सन टू राइट टू अस, वी कैन ऑब्टेन मोर कॉपीज। और उस समय तक ये फोटोकॉपिंग मशीन आ गई थी, जो ऑटोमेटिक फोटोकॉपिंग उसी साल आया था। और इफ वी कांट प्लेस इट देन वी कैन प्लेस ऑर्डर, देन वी कैन हैव मल्टीपल कॉपीज। तो उसमें चैप्टर्स आप आइडेंटिफाई करवा के ले आओ। एंड इट वाज डन with the initiative of the SFC, and the teachers had absolutely, they felt happy. They didn't ask the question कि भाई पैसा है कि नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। Now अब क्या हो रहा है कि the teachers have become not only in JNU but outside. We have started behaving like bureaucrats. Teaching has become an extension of bureaucracy, and that is where the teaching and the learning process gets obstructed. So it's not just that you have a daily interaction or weekly interaction with your teachers, but you have a place in the board of studies. I don't know whether your elected representations attend board of studies anymore or not. That your elected representatives will also go and attend the academic council. Why was this setup created? This setup was created and gradually improved upon because we wanted that जो रिसर्च कर रहे हैं और जो मास्टर्स करके गए हैं, एमएससी करके गए हैं, उनको मालूम है कि क्या और होना चाहिए, उनका भी व्यू लेना चाहिए। इससे हमारे करिकुलर प्रोग्राम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता था। तो आप केवल करिकुलर, अभी क्या है, करिकुलर और इवैल्यूएशन से स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, वो आपके ऊपर थोपा जाएगा, वही आपको करना है। I think when you are of this age, whatever be your age in 20s, early 20s, I think you're smart enough to, rather smarter than us, to know what you really want. We should be. हमारे एक टीचर साहब बहुत मजाक में करते थे, कहते थे the old people are deciding about the younger ones. ये तो हमारे देश में परंपरा चल रही है ना, दादाजी, पिताजी और ये तो कहीं ना कहीं इस पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से जो हम घर से लेके आए हैं और जो एक कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज़ हम लेके आए हैं, जो हम एक कम्युनिटी का जो एक चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की, जो हम हॉस्टलों में रहते थे एक दूसरे के साथ, तो हमने जाना कि भाई मलयालम भी एक ज़ुबान है। सुना था, किताबों में पढ़ा था, सुना नहीं था। तमिल भी ऐसे बोलते हैं, उस समय तो यूट्यूब वगैरह होता नहीं था। और यही वो कैंपस है जहाँ पे एक समूह बना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने, इसका नाम था प्रतिध्वनि। पता नहीं आप लोग कभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको प्रतिध्वनि के गीत मिल जाएंगे, जो जेएनयू के गीत थे, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग तमिल गाना गाते थे, तमिल भाषी लोग उड़िया गाना गाते थे, उड़िया भाषी लोग कश्मीरी गाना गाते थे, और ये फोक सॉन्ग्स हम गाते थे। वो सारा का सारा रिकॉर्डेड है। Pratidhwani was active for nearly about whatever number of years that I was on the campus as a student, and I was not there for indefinite period of time, as they say कि जवान होके आए थे और बूढ़े होके निकले, ऐसा नहीं है। I was only there for about 6.5 years, and within that I could complete my research and everything. Not that I was the only one, there were many better students than I was. So the point that I'm really trying to say is that where is this education policy taking us? The 2020 education policy, which may appear to some of you as, I mean, none of you have been raising any opposition to it. I have been writing about it. The first critique was published in Frontline, which I wrote, and I said this is the school shop, So now, while we are privatizing, and higher education is being privatized
through backdoor and also very openly, you will be surprised that most of the private universities have adopted the JNU model in their curriculum. And most of the public funded universities are going back to the same old principle of examination and all that. This is regression. And I'm not talking of JNU versus anybody. I'm talking of this was a successful example which operated for nearly 50 or whatever time period. It still continues to be there. Should have been adopted by other universities. Representation of teachers and students which have been completely curtailed by the new national education policy, where the national education policy says you should not be reading, you should go and read MOOCs, and MOOCs, to put the words, to put it in a much, I am angry looking at the MOOCs kind of writings. I can only say it suits my boots, not my intellect. It's so third class MOOCs, which we are being forced to read. You are being forced to read. You will have very little of original works. Say suppose, you are teaching, somebody is teaching you research methodology, and if you have not read, whether you are a student of geography or economics or whatever, you need not be a sociologist. If you have not read Max Weber, then what are you doing? If you have not read Emily Durkheim on suicides, then what are you doing? And these are the original sources. In the days of the AI, you will rather ask the ChatGPT, give me a summary of suicides. And it will give you a summary of suicide with lots of errors. I can vouch for that. Only about last week, I asked for some reading material. I also work on ChatGPT these days. I'm trying to be like you guys, so that tomorrow, if I have to stand next to you, I'm not left behind. So it gave me some kind of a list of references, thinking that, this fellow must be a cipher, But somehow I'm still alert. My mind I'm going to be 70. I can recall whatever that I read even when I was 18 years of age. And I found that there is something amiss in this reference. ये तो 3 लोगों ने मिलकर किताब लिखी नहीं कभी. ये तो 2 जने एक किताब है, एक जने का एक किताब है. वो मेरे सवालों से हेलुसिनेशन में चला गया, है ना, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं AI, ChatGPT और जो भी है, हेलुसिनेट करने लगा. वो मतलब मेरे सवाल इतने भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इतना था कि मैं हेलुसिनेट नहीं हो रहा था, वो हेलुसिनेट कर गया. तो अब मुद्दा ये है कि should we not access the original sources, है ना? Or that is where the challenge comes, because the present day government wants you to read. They have already said that, we want AI and we are AI-enabled classrooms and so on and so forth. JNU will never have the AI-enabled classroom because they have cut down your funding. Your hostels will, in fact, start crumbling down. You will be buried somewhere in one of the corners of the hostels to emerge someday as a Masiha of JNU, because somebody will rise from the ashes, as we all believe in our own ways in different religion. एक दिन तो मसीहा आएगा, हमें कष्ट करने की क्या ज़रूरत है. तो आप मसीहा का इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.